हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है। नेट में टॉपिक भी लगा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन को हमने पढ़ना है, भारत की विदेश नीति को पढ़ना है। तो उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के साथ भारत के संबंध। उसमें सबसे पहले बेसिकली हम इसमें फैक्चुअल नॉलेज को पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैं समझाते जाऊंगी, लेकिन बेसिकली हम फैक्चुअल नॉलेज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत जो है वो एक गणराज्य है। तो भारत गणराज्य है और भारत में लोकतंत्र भी है। लेकिन अफ़गानिस्तान की शासन व्यवस्था कैसी है? तो सबसे पहली बात कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है। तो इस्लामिक गणराज्य है और यहाँ पे लोकतंत्र भी है। लेकिन अमेरिका के आने के बाद बेसिकली जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही अमेरिका आया था। तो वहाँ उसके बाद से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान जो है वो बहुत से छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है। और दूसरी बात फिर आगे यहाँ पे भारत अफ़गानिस्तान मैत्री संधि। तो यहाँ पे ये मैत्री है, ये गलती से यहाँ पे मैच हो गया है, लेकिन ये मैत्री संधि है, भारत अफ़गानिस्तान मैत्री संधि, जो कि कब हुई है? 1950 में। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच मैत्री संधि 1950 में हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है। तो 1945 से लेके 1990 तक कोल्ड वॉर चल रहा था और उसी बीच जो है सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस कहते हैं, तो रूस का हस्तक्षेप होता है 1979 में अफ़गानिस्तान में। उसके बाद 9/11 की घटना, जो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़ी हुई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिस पर कि एक आतंकवादी हमला हुआ था। वहाँ की 2 बिल्डिंग थी जिनके ऊपर हवाई एक तरीके से प्लेन से उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो बहुत सारे लोगों की जान उसमें चली गई थी। तो इसके बाद अमेरिका ने 9/11 की घटना के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्योंकि 9/11 की घटना में बेसिकली जो हाथ माना जाता है वो अलकायदा का माना जाता है। कि अलकायदा को लीड कौन कर रहा था? ओसामा बिन लादेन। तो ऐसी ही घटना होने के कुछ चांसेस जो है वो अफ़गानिस्तान में थे। तो अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे ही चांसेस थे। तो इस चीज़ के लिए फिर अमेरिका ने आतंकवाद को एक इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि वैश्विक स्तर पे ख़त्म करने का जो है एक तरीके से वो जिम्मेदारी उठाई थी कि हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। और ऐसा ही कुछ जो अमेरिका में हुआ था वो अफ़गानिस्तान में होने वाला था। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था, जो कि 13 सालों तक लगभग यहाँ पे चला था। तो आपको पता है कि 20 सालों तक तो अमेरिका का भी राज रहा है, 2021 तक तो था ही। तो तब तक जो है 13 साल तक लगभग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के द्वारा अफ़गानिस्तान में चल रहा था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि तालिबानी सरकार। आपको पता होगा कि आज भी अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार है। तो 1996 में, इसको हम क्रम से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आपको भी इसको सीक्वेंस में याद रखना है। तो 1996 में तालिबानी सरकार बनती है अफ़गानिस्तान में 1996 में। उसके बाद और तालिबानी सरकार कैसे बनती है? जब इससे पहले यहाँ पे रशिया का कब्ज़ा था। तो रशिया को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका ने वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ युवा लोग थे जिनको हथियार पकड़ा दिए। और उस तरीके से वो जो एक संगठन बना अफ़गानिस्तान को
रूस को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए वो संगठन धीरे धीरे एक तालिबानी संगठन बन गया और धीरे धीरे ये एक आतंकवादी संगठन बन गया। और 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तानी सरकार पे अपना कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 2001 में तालिबानी शासन का अंत होता है। 2001 में इसके हाथों से तालिबान के हाथों से अफ़गानिस्तान की सत्ता चली जाती है। उसके बाद 15 अगस्त 2021 में पुनः तालिबान की वापसी हो जाती है। 2021 में आपको पता है जिस दिन हम अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं उसी दिन 2021 में तालिबान का दोबारा से अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। और आपको पता होगा कि अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं मिली है अफ़गानिस्तान में। तो ये तालिबान से रिलेटेड फैक्ट हैं। उसके बाद 1999 में जब हमारा कारगिल युद्ध भी चल रहा था उस टाइम पे, तो उसी साल इंडिया के एक विमान को काठमांडू से कांधार ले जाया गया था। काठमांडू से कांधार ले जाया गया था अपहरण करके। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछा जाता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। दूसरा, हार्ट ऑफ एशिया। अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का हार्ट कहा जाता है अफ़गानिस्तान को। तो पहली बार जो हार्ट ऑफ एशिया का सम्मेलन हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 में इसका पहला सम्मेलन होता है इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है। और आपको एक बात और यहाँ पे जान लेनी चाहिए कि तुर्की का नाम आजकल बदल गया है, उसको टर्कीये कहते हैं। तो तुर्की ने ऑफिशियली अपना नाम चेंज करके टर्कीये रख दिया है। उसके बाद इसका छठा सम्मेलन होता है 2016 में हमारे इंडिया में ही अमृतसर में। 2016 में अमृतसर में इसका सम्मेलन होता है छठा। तो ये पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, और जो इसका छठा सम्मेलन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुआ था। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो बेसिकली अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए हुआ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत लंबे टाइम से अस्थिरता का माहौल रहा है। इनफैक्ट जब से देखें कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्थिरता स्थापित हुई थी, लेकिन 2021 में तालिबानी सरकार बनने के बाद फिर से वहाँ पे अस्थिरता आ गई। तो यहाँ पे स्थिरता लाने के लिए हार्ट ऑफ एशिया पहला सम्मेलन अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। लेकिन दूसरा जो सम्मेलन था वो उसका उद्देश्य था क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन में आपसी सहयोग को बढ़ाना। तो हार्ट ऑफ एशिया में दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, हार्ट ऑफ एशिया में 14 देश हैं। तो 14 कंट्रीज़ हार्ट ऑफ एशिया में शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत भी इसका सदस्य है हार्ट ऑफ एशिया का। तो सबसे पहली बात, पहला इसका सम्मेलन 2011 में हुआ, दूसरा 2016 को अमृतसर में हुआ। और हार्ट ऑफ एशिया में कितने देश हैं? 14 देश हैं। और इसका जो उद्देश्य है हार्ट ऑफ एशिया का वो है क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन में आपसी सहयोग को बढ़ाना। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में क्या क्या निवेश किए हैं। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है अब तक अफ़गानिस्तान में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान में के 34 प्रांतों में, इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान के 34 प्रांतों में 400 से ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं। आप यहाँ पे सोच सकते हैं 34 प्रांत हैं उसके और 400 से ज़्यादा परियोजनाएं वहाँ पे चल रही हैं। तो अफ़गानिस्तान के लगभग हर राज्य में इंडिया के द्वारा प्रस्तावित योजनाएं काम कर रही हैं। अफ़गानिस्तान की संसद की बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो संसद है वो भारत के द्वारा बनाई गई है। दूसरी बात करें सलमा बांध की, अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण इंडिया की मदद से हुआ है, इंडिया के पैसों से हुआ है। सलमा बांध
जो कि भारत और अफ़गानिस्तान की मित्रता का, दोनों की फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, तो वो सलमा बांध ही है। दूसरी बात यहाँ पे सराज से डेलराम तक, सरांज, यहाँ पे सरांज है ये, सरांज से डेलराम तक एक सड़क जो कि इंडिया के द्वारा ही बनाई जा रही है। फिर चाबहार पोर्ट पर भारत का निवेश, उसके बाद काबुल में हेल्थ सेक्टर पर भारत का निवेश, भारत और अफ़गानिस्तान वायु गलियारा, और 4 Mi-25 हेलीकॉप्टर भारत के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं अफ़गानिस्तान को। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा कितना ज़्यादा निवेश, ये कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं, कुछ बेसिक योजनाएं जो इंडिया के द्वारा प्रस्तावित है अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 परियोजनाएं ऐसी हैं जो इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान में चलाई जा रही हैं। पर अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इंडिया आखिर इतना इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में क्यों कर रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उसको एक बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी मदद है, ये किसी लोन के तौर पे नहीं दिया गया है उसको। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये सारी, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान में निवेश किया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान में निवेश के कारण क्या हैं। तो ये जो रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो सबसे पहला कि अफ़गानिस्तान में लगभग 2 ट्रिलियन मूल्य की प्राकृतिक संपदा है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि हर मुल्क ये कोशिश करता है कि वो अपने लिए दोस्त या सहयोगी पैदा करे। भारत की भी ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान भारत का दोस्त रहे। एक बात तो ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना संबंध नहीं है और तनाव हमेशा रहता है। इस कारण भी अफ़गानिस्तान भारत की दोस्ती अहम है। अगर अफ़गानिस्तान भारत के साथ हो तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा और उस पर दबाव पड़ेगा। तो एक ये बात तो अच्छी है कि कोई भी देश ये चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास के जो भी देश हैं वो उसके सहयोगी देश हों, उसके मित्र राष्ट्र हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया जाए, वो भी बिना किसी लाभ के। क्योंकि कोई भी देश अगर किसी भी दूसरे देश में कुछ निवेश करता है तो वो किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही करता है। लेकिन यहाँ पे जो रीजन्स बताए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में निवेश के, तो कुछ खास नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए या पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए अफ़गानिस्तान में इतना ज़्यादा निवेश करना, तो आप खुद इसको देख सकते हैं। इसके बारे में सोच विचार करिए कि क्या ये कहाँ तक सही है। और तालिबानी सरकार के बनने के बाद क्या इंडिया का ये निवेश कहाँ तक सफल होगा? क्या इंडिया ने जो निवेश किया है उसका कुछ फ़ायदा उसको हो भी पाएगा? तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बताए जाते हैं अफ़गानिस्तान में निवेश के। तो दोस्तों, आगे इसमें देखते हैं, भारत के द्वारा अब तक 22,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है अफ़गानिस्तान में। 22,000 करोड़ का, तो 22,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। और बिना किसी लाभ के लिए या एक छोटे मोटे लाभ के लिए, सिर्फ पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए, या फिर वो हमारा पड़ोसी देश है उससे अच्छे संबंध बनाने के लिए इतना बड़ा निवेश करना, तो ये कहाँ तक सही है ये आप खुद सोच लेना। आप अपने अपने नज़रिए से इसको सोचकर ज़रूर देखना। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड मोदी जी को मिला। ये एक अवार्ड है, आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड मोदी जी को मिले हैं। 2016 में मोदी जी ने वहाँ की जो संसद बनाई गई है इंडिया के द्वारा, और दूसरा सलमा बांध बनाने में जो इंडिया का निवेश हुआ है,
तो इन दोनों चीज़ों का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था 2016 में। 2016 में मोदी जी के द्वारा जो है इन दोनों का उद्घाटन किया गया था, वहाँ की संसद और वहाँ के संसद का, और वहाँ के जो डैम बना है सलमा डैम। तो सलमा डैम में के बारे में आपको याद रखना है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान मैत्री का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है सलमा डैम। इसके साथ ही मैं आपको वहाँ की कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान की संसद है और ये सलमा डैम है जो कि अफ़गानिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप का प्रतीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो सलमा बांध को अफ़गानिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। इन दोनों को बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन दोनों को बनाने के लिए किया हुआ है। इसके बाद 2007 में अफ़गानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। अफ़गानिस्तान की संसद के एक ब्लॉक का नाम अटल जी के नाम पर है। तो एग्ज़ाम में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, पूछा भी जा सकता है कि किस देश की संसद के ब्लॉक का नाम जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर है। तो वो अफ़गानिस्तान की संसद है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसके एक ब्लॉक का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। यहाँ पे देवी नहीं लिखा है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में, जब तालिबान का अभिशासन हुआ, जब तालिबान का अटैक हुआ था अफ़गानिस्तान पे। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये रिसेंटली की ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। और अभी कहाँ पे वॉर चल रहा है? यूक्रेन में। तो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है तो वहाँ से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तापी गैस परियोजना, जो कि अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लिखा है तापी, TAPY। तो 4 देश इस परियोजना में शामिल हैं। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान और P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। तो ये सभी देशों के फ्लैग देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये 4 देश तापी गैस परियोजना में शामिल हैं। ये एक गैस परियोजना है, प्राकृतिक गैस, जो कि तुर्कमेनिस्तान से होते हुए इंडिया तक पहुंचेगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है गैस पहुँचाई जाती है। तो इसको हम एक पिक्चर के ज़रिए देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक गैस पाइपलाइन है। ये गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से होते हुए इंडिया तक पहुंचेगी और इसी पाइपलाइन के ज़रिए एक प्राकृतिक गैस है, आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, यहाँ से ये इस तरीके से आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके के पाइप होते हैं जो इस गैस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं या पूरी ज़मीन में बिछाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये मैप के ज़रिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान से, यहाँ पे अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए ये गैस पाइपलाइन इंडिया तक पहुँचेगी और इंडिया तक ये गैस पहुँचेगी।
2016 में दोस्तों 2016 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है जस्ट बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आनाकानी की वजह से ये परियोजना जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2016 में ये स्टार्ट हुई थी और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए फ़ंड दिया था इस परियोजना को पूरा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एडीबी के द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस पाइपलाइन को पूरा करने के लिए लोन दिया गया था। तो ये हमने तापी गैस परियोजना की बात कर ली। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान के बारे में हमने बहुत सी फैक्चुअल नॉलेज देखी और कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है। आगे आप इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।